किसने मांगा रैपिड रिवीजन? अगर चाहिए तो मैं लेके आ गया ना बेटा। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। चलो जी भैया, जिसने भी नहीं देखा इसका डिटेल वीडियो, जाकर चैनल पे नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स पर जाकर देख सकता है डिटेल तरीके में। यह है रैपिड रिवीजन, अगले 10 से 12-15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले सप्लाई क्या होता है। एक फर्म, एक बिजनेस जितनी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई करना चाहता है, उसके लिए इच्छुक हो, एबल भी हो, योग्य भी हो, उस प्राइस में भी एग्री करे और उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर भी एग्री करे, उसे हम सप्लाई कहते हैं। देखो, सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास दो टाइप की सप्लाई है, एक है इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरी है मार्केट सप्लाई। अब ये इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई ना कुछ कुछ फैक्टर्स से इंपैक्ट होती है। क्या चीज है, ध्यान से देखना। इंडिविजुअल सप्लाई को क्या इंपैक्ट करता है? सबसे पहले एक प्रोडक्ट की प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ गई तो उसको लगेगा यार कि कोई भी चीज महंगी हो गई तो मैं सप्लाई कर देता हूं, मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अगर एक प्रोडक्ट 5 रुपए से 10 रुपए का हो गया तो मैं बोलूंगा और बेचता हूं मैं, जिससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सो ऑन, ऐसे कई सारे इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान लो अदर गुड्स की प्राइस में कोई भी रिलेशन में चेंज हो जाता है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो भी सप्लाई चेंज होगा, है ना। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, मान लो जैसे कि लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, अपना इनपुट डालते हैं। ऐसे इनपुट फैक्टर्स जैसे कि लेबर ने ज्यादा फीस मांग ली तो हमारा प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, तो सप्लाई हमारी चेंज हो जाएगी, हाँ या ना। उसका देखो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी की सप्लाई अलग हो जाएगी, हाँ या ना। फिर उसका देखो टैक्स रेट्स बढ़ गए तो सप्लाई चेंज होगी, और उसके साथ अगर ऑब्जेक्टिव या गोल फर्म का जो है वो चेंज हो गया तो भी सप्लाई चेंज होगी। अब सर इसको डिटेल में समझा देते, तो डिटेल में बेटा मेरे पास वीडियो डाला हुआ है, उसको जाके देख लेना। ये रिवीजन है इसलिए मैं तुरंत करवा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो अब मार्केट के अंदर देखना। देखो मार्केट में ये 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो बच्चे 6 पॉइंट्स है ना, ये 6 पॉइंट्स भी इधर आते हैं। मतलब टोटल इस मार्केट सप्लाई को इंपैक्ट करने के लिए 9 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अब देखो नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, अगर नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, ज्यादा लोग बेचने आए ना तो ज्यादा सप्लाई होगी, हाँ या ना। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अब मान लो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस, ये बोल रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, उसकी वजह से आज की सप्लाई को हम बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर आता है मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सप्लाई के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है, तो जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन होगा आपका, उस प्रकार आपकी सप्लाई होगी देश के अंदर, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, इंडिविजुअल सप्लाई में 6 पॉइंट्स आते हैं और मार्केट सप्लाईज में ये 6 और ये 3 पॉइंट्स, पूरे 9 पॉइंट्स आते हैं। क्लियर है बेटा। अब देखो फंक्शनल सप्लाई फंक्शन क्या है। सप्लाई फंक्शन एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, एक क्वांटिटी सप्लाइड एंड उसके जो फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितनी क्वांटिटी जा रही है, उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। मतलब यही पॉइंट्स है। देखो इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर PX, PO, PF, STG, ये देखो क्या है, ये इनके एब्रीविएशन है। देखो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देखो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी S आ गया। देखो यहाँ पे फिर आ गया आपका टैक्सेस, ये देखो T आ गया, है ना, गवर्नमेंट टैक्सेस, और गोल्स, ये देखो G आ गया, हाँ या ना, समझ आया। अब मैंने क्या बोला था, इसको चीजें 9 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरे सेम है, यहां तक सेम है, ये देखो G तक सेम है, बचे हुए F, C और N। F देखो, F क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ, ये देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस, ये देखो आपको दिख गया F क्या दिख रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस। फिर देखो आपको दिख रहा है C से देखो क्या आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, और N से क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ फर्म्स। तो देखो नंबर ऑफ फर्म्स आ गया। मतलब मार्केट में या आपने पूरे 6 पॉइंट प्लस ये 3 पॉइंट मिला के उसके एब्रीविएशंस को एक एक्सप्रेशन दे दिया। मतलब ये आपका सप्लाई मार्केट फंक्शन है और सप्लाई इंडिविजुअल फंक्शन है, ठीक है बेटा। अब आते हैं शेड्यूल पे। सर शेड्यूल क्या होता है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। देखो ध्यान से, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ रही है। 1 रुपए पे 0 प्रोडक्ट, 2 रुपए पे 5, 3 रुपए पे 10, 4 रुपए पे 15, 5 रुपए पे 20 और 6 रुपए पे 25। सेम तरीके में प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन अब यहाँ पे 2 फर्म्स बढ़ा रही है। देखो पहले 1 रुपए पे कोई भी नहीं बेच रहा था, 2 रुपए में 5 बेच रहा है, ये 10 बेच रहा है, ठीक है। 3 रुपए पे 10 बेच रहा है, 5 बेच रहा है, देखो बढ़ते जा रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 25, 35 और 40, ये देखो बढ़ता जा रहा है। और इन दोनों का टोटल कर देंगे 15, 30, 40, 55 और 65। ये हमारा जो होगा वो मार्केट सप्लाई होता है, ठीक है बेटा, समझ आया। इसी नंबर को
अगर मैंने ग्राफ में बना दिया तो ये मेरा सप्लाई कर्व बन जाता है। समझ आया? देखो इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व ऐसा है और मार्केट का देखो तीन अलग अलग दिख रहे हैं। देखो तीन अलग अलग कौन से, एसए एसबी और ये आपका दोनों का मार्केट। तो देखो एसए एसबी और दोनों का मार्केट का एक साथ बना है। ठीक है बेटा। सर व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस। ठीक है बेटा। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्या ये डायरेक्ट है, सप्लाई प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है ना? क्यों? और इसका एक और पॉइंट है, अगली सारी चीजें और अदर्स चीजें जो है वो सारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट या सिट्रस पेरेबस की सारी दूसरी चीजें जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उनको आप कांस्टेंट कर दो। सर ऐसा क्यों करते हैं? उसका वजह यह है कि सप्लाई का चेंज देखने के लिए कोई एक फैक्टर कितना उस पर इफेक्ट कर रहा है उससे समझने के लिए हम बाकी सारी चीजों को फिक्स कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो इसके रीजंस क्या है। सबसे पहले प्रॉफिट मोटिव। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? प्रॉफिट मोटिव। सर क्यों प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है? लोगों को यह लग रहा होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है तो मैं भी बेच देता हूं जिससे मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो। बेटा अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है ना तो उस पर प्रॉफिट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जाती है, सस्ता होता जाएगा तो भाई प्रॉफिट कैसे बनाओगे? हाँ या ना? तो प्रॉफिट मोटिव होता है। अब इसी चक्कर में जब लोगों को दिख रहा होता है कि भाई ज्यादा प्रॉफिट बिक रहा है तो ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स आ जाती हैं। अब किसी भी इंडस्ट्री में आपको लग रहा है प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो बहुत लोग बिजनेस करने आ जाएंगे ना, और ज्यादा लोग बिजनेस करने आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई बढ़ जाएगी। हाँ या ना? और इसी वजह से चेंज इन स्टॉक भी होगा। लोग क्या करेंगे? अपने स्टॉक को बढ़ा देंगे। पहले कम स्टॉक बेच रहे थे, अब ज्यादा स्टॉक बेचेंगे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा। ध्यान से देखो इसके एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब क्या हो रहा है, मान लो तुम्हारे पास एक 80 लाख का घर है और किसी ने आके तुम्हें, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ने आके बोला कि अगले महीने गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं जिससे तुम्हारे रियल एस्टेट का 80 लाख का जो घर है ना वो मात्र 60 लाख में बिक जाएगा। 20 लाख का घाटा सिर्फ एक महीने में। अरे भाई साहब, तो तुमने क्या दिमाग लगाया कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाली है तो एक काम करता हूं, फ्यूचर में एक महीने बाद मुझे 20 लाख का नुकसान होगा, एक काम करता हूं आज ही के दिन मैं 70 लाख में घर बेच देता हूं, 10 लाख के नुकसान पे बेच देता हूं, मतलब मुझे नुकसान थोड़ा सा कम होगा। मतलब प्राइस के गिरने पर तुमने सप्लाई बढ़ा दी। समझ आया? अब देखो उल्टा हो गया ना। वैसे तो प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, यहां पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ी लेकिन सप्लाई कम हो गई। सॉरी, प्राइस कम हो गई लेकिन सप्लाई बढ़ गई। ठीक है बेटा। क्या हुआ, प्राइस आपकी कम हुई लेकिन सप्लाई बढ़ गई। सेम देखो एग्रीकल्चर गुड्स के साथ क्या होता है, मैं आपको बहुत सारा पैसा दे रहा हूं लेकिन कल मुझे 200 किलो गेहूं बना के दे दो। अरे कैसे बनाओगे भाई, बन ही नहीं सकते, उसके लिए समय लगता है, महीनों लग जाते हैं गेहूं उगाने के लिए, तो आप कैसे बढ़ा दोगे? तो एग्रीकल्चर गुड्स पे भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं चलता। ठीक है बेटा। अब आता है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स ऐसा बोलता है कि भाई दूध है, अब दूध भले कितना भी सस्ता हो जाए तो क्या आप फ्यूचर के लिए बचाओगे? क्या नहीं ना, आप फिर भी उसकी सप्लाई बढ़ा दोगे। क्यों भाई? दूध की प्राइसेस गिरती जा रही है, परसों नरसों के लिए कैसे बचाओगे? तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पेरिशेबल गुड्स जिनकी लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है, उनके अंदर प्राइस गिरने पर भी आप सप्लाई बढ़ाते हो क्योंकि सड़ जाएगा, जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर आगे आपके पास रेयर आर्टिकल, जैसे कि मैंने बोला हम 4 दोस्त गए फ्रांस में और एक मोनालिसा की पेंटिंग लगी हुई थी। मैंने बोला यार ये भी महंगी खरीद लेगा, मैं भी महंगी खरीद लूंगा, ये भी महंगी खरीद लेगा। हम सब जो इसकी प्राइस है उसका डबल देने को तैयार है, लेकिन क्या हमें वो मिल पाएगी? क्योंकि पूरे दुनिया में एक ही पेंटिंग है तो उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। पूरे दुनिया की एक ही पेंटिंग की सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? जिसने बनाया था वो तो मर गया, कहां से बनवाओगे दूसरी? हाँ या ना? तो एक ही पेंटिंग की सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? एक ही है वो। समझ आया? बैकवर्ड कंट्रीज, अब जैसे अफ्रीका और ऐसे कंट्रीज हैं, यहां पे रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, ये सप्लाई नहीं बढ़ा सकते भले ही कितना भी पैसा देने को तैयार हो। ठीक है। अब पानी है, कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अगर होंगी तो उगा लोगे, नहीं होगी तो कैसे सप्लाई बढ़ाओगे उसकी? है ना? ठीक है बेटा। चलो जी, अब देखो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व का मतलब होता है कि सिर्फ आपकी प्राइस चेंज हो रही है, बाकी सारे फैक्टर्स आपके क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। जैसे कि इनकम नहीं बढ़ रही है, टैक्स रेट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, अदर आपके जो गुड्स हैं उसकी प्राइसेस चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, बाकी सारी फैक्टर्स कांस्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब मान लो जैसे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, ये क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन कब होता है? जैसे कि देखो एक्सपेंशन दिख रहा है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी चला गया। कैसे होता है? अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। देखो 20 रुपए का प्रोडक्ट था, 25 का हो गया, प्राइस बढ़ गई। 100 प्रोडक्ट खरीद रहे थे, 100 प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे थे, बेच रहे थे, अब आप 150 सप्लाई करोगे, ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए ज्यादा सप्लाई करोगे। और उसका उल्टा कर लो, डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मतलब 20 रुपए का प्रोडक्ट है, 15 रुपए का हो गया, प्रॉफिट कम मिल रहा है तो आप बेचोगे भी कम।
ठीक है, 100 बेच रहे थे, अब 70 बेचेंगे। ठीक है बेटा, समझ आया? ये आपका होता है मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व। एक ही कर्व में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या है? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बहुत सिंपल है। यहां पे प्राइस कांस्टेंट नहीं थी, यहां पे प्राइस चेंज हो रही थी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट थी। यहां पे प्राइस कांस्टेंट होगा और बाकी सारी चीजें चेंज होंगी, जैसे कि इनकम बढ़ जाएगी या कुछ भी ऐसा कुछ XYZ फैक्टर होगा। ठीक है बेटा, चलो जी, राइटवर्ड शिफ्ट क्या बोलता है? राइटवर्ड शिफ्ट बोलता है कि भैया इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ रही है। जैसे देखो, ये सप्लाई कर्व था, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। देखो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया ना ये, हाँ या ना? ये कैसे होता है? ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन दी फैक्टर्स एट दी सेम प्राइस। कि सेम प्राइस है, प्राइस चेंज नहीं है। देखो 20 रुपए का ही है प्रोडक्ट, लेकिन शायद आप ज्यादा कमाने लग गए, शायद ज्यादा कमाने लग गए आप, हाँ या ना? ऐसे कुछ फेवरेबल फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके हित में हो, हाँ या ना? इसलिए सप्लाई बढ़ गई। जैसे कि दूसरा पार्ट होगा, यहां पे भी आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट में, मतलब सप्लाई कम हो रही है। क्यों? प्राइस सेम है, लेकिन कोई अनफेवरेबल फैक्टर होगा, शायद कम रहे हो, हाँ या ना? ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। इस वजह से आपने क्या किया है? सप्लाई कर्व की शिफ्ट के बारे में बात किया। या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सप्लाई कम हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या बोल रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन दी प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। कि प्राइस के चेंज होने पर कितनी सप्लाई चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है बेटा, उसकी डिग्री बता रहा है। देखो इसको कैसे फॉर्मूले से निकालते हैं अपन? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है बेटा, ये आपका एक प्रोपोर्शनेट मेथड है। ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको समझते हैं। कब आपकी सप्लाई जो है हमेशा चेंज है, भले भी हमेशा सेम है, भले ही प्राइस कितनी भी बदलती रहे। ये कैसे सिचुएशन में होता है? ये ऐसी सिचुएशन में होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? पहली बात तो परफेक्टली इनइलास्टिक, कितना भी पैसा फेंकने को तैयार हो लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ सकती। कैसे? जैसे कि स्टेडियम की सीट, क्रिकेट का मैच देखने गए हो, 50,000 सीट है, 50,000 सीट अगर बुक हो गई तो आप भैया दूसरा कितना भी पैसा दे दो, वो नहीं उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती। 50,000 सीट्स मतलब 51,000 नहीं बन सकती, सीटें उतनी रहती, भले कितना पैसा दे दो। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ती। ठीक है बेटा, दूसरी बात, प्राइस थोड़ी बढ़ाओगे ना, प्राइस अगर बहुत बढ़ाओगे तो सप्लाई बहुत थोड़ी बहुत बन सकती है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मैंने बोल दिया भाई कि मैं बहुत पैसे देने को तैयार हूं लेकिन थोड़ा गेहूं मुझे दे दो यार, तो आप थोड़ी सी सप्लाई को बढ़ा सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है आप थोड़ा बहुत बना सकते हो, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस बात पे। ठीक है बेटा, अब जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है? अगर मान लो खाना खत्म हो गया तो जितने कस्टमर आएंगे खाना खत्म होने के बाद, उतना प्रोडक्ट हम बनाकर उनको दे देंगे, हाँ या ना? तो क्या होता है? देखो जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी ही सप्लाई चेंज हो रही। मान लो प्राइस 50% बढ़ा तो सप्लाई भी 50% बढ़ गई। समझ आया? फिर देखो, अब यहां पे प्राइस उतनी चेंज नहीं हो रही है लेकिन सप्लाई बहुत चेंज हो रही है, मतलब थोड़ा सा फर्क है प्राइस के अंदर और सप्लाई बहुत बढ़ गई। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, आईफोन थोड़ा भी 10,000 भी सस्ता होता है ना, सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में काफी देखा जाता है। और प्राइस सेम है लेकिन इनफाइनाइट सप्लाई है, अनगिनत असर है इस पे। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, ये जो आपने पूरा जो चार्ट पढ़ा ना, यहां पे जो आप देख रहे हो इधर इसके ग्राफ भी है, तो ग्राफ देखोगे तो कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक, कोई असर नहीं पड़ रहा आपका। देखो वर्टिकल है, ठीक है। फिर उसके बाद लेस इलास्टिक, देखो हल्का सा ही आ गया, ये लेस इलास्टिक हो गया, ठीक है, ये लेस इलास्टिक हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? यूनिटरी इलास्टिक, मतलब आपका ऐसा हो गया, ऐसा होगा, है ना, 45 डिग्री का एंगल। फिर उसके बाद क्या होगा? ऐसा होगा, और फिर उसके बाद एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट असर है। यहां देख रहे हो आप लोग, इनफाइनाइट असर है, इसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा? इनफाइनाइट असर। ठीक है बेटा, तो ये जितना स्टीपर होता जाएगा उतनी सप्लाई में आपको चेंजेस दिखते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो जी आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा खत्म, हमारा हो गया जी सप्लाई खत्म। आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया हो। ठीक है बेटा, और खूब मेहनत करते रहो, खूब तैयारी करते रहो, और सप्लाई की अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो जाकर आप लोग देख सकते हो हमारे नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स चैनल पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।